हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आज जो पढ़ेंगे, जो पर्यावरण पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे आज? पर्यावरण पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसमें इसका महत्व अच्छा खासा रहता है, जिसमें से आप कह सकते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करते हैं अपर लेवल के हैं, उसमें सभी में इसमें क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट जो होती है, जो एक पर्यावरण, जो हम किस पर्यावरण में रहते हैं, किस जीव को मतलब संरक्षण रखना चाहिए, ये सभी तरह का क्वेश्चन है। वो सभी को मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखेंगे जो आज हम पढ़ेंगे, जो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इस क्लास में, आज हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा नहीं मैं गौर कीजिएगा। जो कौन कौन चीज़ आज पढ़ना है हमें इसमें। पर्यावरण क्या है, क्या चीज़ पढ़ेंगे? पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, मानव और पर्यावरण दोनों में के बीच में कैसा संबंध या सामंजस्य है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन का विषय क्या का क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, जो कौन सा जोन में आती है, कौन क्षेत्र कहाँ पे पर्यटन पे घूमनी चाहिए, कहाँ पे नहीं घूमनी चाहिए, इस सभी क्वेश्चन को डिस्कस मैं इसमें करूँगा। इसके साथ साथ पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, कैसा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, जीव जंतुओं को किस तरह से आदमी मारते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। इसके साथ साथ प्लांट मतलब पौधा को कैसे आदमी काटते हैं, काटने से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा गैस रिलीज होती है, ये सब सभी तरह का मैं डाउट आज क्लियर करूँगा। सतत विकास, पर्यावरण सतत विकास किस तरह से हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे MCQ, देखेंगे जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें। तो स्टार्ट करता हूँ। पर्यावरण क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे जो पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। परिजोर आवरण, परिजोर आवरण होता है, क्या चीज? आवरण, परिजोर आवरण। ये शब्द जो है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है, इन्वायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति इन्वायरन से हुआ है, इन्वायरन से हुआ है इन्वायरमेंटल शब्द का उत्पत्ति। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाई गई थी? 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जीव जंतुओं जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उसके अंत संबंधी सम्मिलित जितने भी चीज है, उस सभी चीज के बारे में आज इसमें पढ़ूंगा। इसके साथ साथ पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार क्या क्या चाहिए। पर्यावरण की संरचना और प्रकार, पर्यावरण जो है अजीवित तथा जीवित संगठनों का मिश्रण है। जो भी जीवित है उसका और जो अजीवित है उसका भी ये संगठन है। जैसे में प्राकृतिक, यहाँ पे एक चित्र लिए हैं। प्राकृतिक में स्थल मंडल भी आती है, वायुमंडल भी आती है, इसके साथ साथ जल मंडल भी आती है। अब प्राकृतिक क्या है? तो ये एक पर्यावरण है। क्या है? ये पर्यावरण का एक घटक है। प्राकृतिक में ये सजीव रहते हैं, सजीव जिसे कि जैव मंडल कहते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जो पर्यावरण में एक मानव निर्मित पर्यावरण होती है। इसमें इमारतें बनाई जाती है, जिसे यहाँ पे देखिएगा मानव निर्मित है। इसमें इमारत बनाई गई है, पार्क बनाई गई है, पुल बनाई गई है, सड़क बनाई गई है, स्मारक बनाई गई है, उद्योगों बनाई गई। उद्योग से हमारा क्या क्या चीज़ घाटे होते हैं, क्या क्या चीज़ फायदे होते हैं, इस सभी चीज़ के बारे में मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ मानव जो होती है, इसमें एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, इस जितने भी चीज़ है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सभी चीज़ के बारे में ये एक पर्यावरण के ही रूप आती है। आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे
ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप समझ में आप लोग को आ चुका है जी, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंटल बनती है, किस तरह से हमारे जीव जंतु एवं पौधे, ये सब सभी चीज़ों है जो हमारा पर्यावरण के घटक है। क्या है? पर्यावरण के घटक है। इसके साथ साथ यहाँ देखते हैं आधारभूत संरचना के आधार पर इसे 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। किसका? पर्यावरण के 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए में है भौतिक पर्यावरण, उसके बाद में जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव एवं सक्रिय चीज आती है, इसका हस्तक्षेपकर्ता होता है। कौन होता है इसमें हस्तक्षेपकर्ता? मानव। अब मानव ही है जो मतलब पर्यावरण में ज़्यादा प्रदूषित करती है, मानव के कारण ही पर्यावरण इतना ज़्यादा गंदी पड़ी है। इससे आगे बढ़ता हूँ। भौतिक पर्यावरण 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक पर्यावरण जो होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? भौतिक पर्यावरण, उसके बाद में जैविक पर्यावरण जिसे कि बायोटिक बोलते हैं, उसके बाद में सांस्कृतिक पर्यावरण। 3 प्रकार के तो पर्यावरण हो गया। और भौतिक पर्यावरण जो देखेंगे जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भौतिक पर्यावरण होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्थल मंडलीय पर्यावरण, उसके बाद वायुमंडलीय पर्यावरण, उसके बाद जलमंडलीय पर्यावरण और ऊर्जा संगठन। ये चारों होती है जो ये पर्यावरण में होती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ता हूँ। एक में आप देखेंगे स्थलीय पर्यावरण क्या होती है। स्थलीय पर्यावरण जो होती है यह भूप्रपट्टी का सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी क्या होती है? उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या चीज? स्थल मंडल कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिक आते हैं। क्या चीज आते हैं? ऑर्गेनिक आते हैं। ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक आते हैं। मृदा का निर्माण पृथ्वी के मूल शैलों के अपक्षय, अपरदन एवं पदार्थों के निक्षेपण से होती है। भूमि जो है, जो मृदा का निर्माण जो होती है, जो भूमि की मृदा का निर्माण किस तरह से होती है? तो पृथ्वी के मूल शैल से होते हैं, अपक्षय द्वारा, उसके बाद में अपरदन एवं पदार्थों के निक्षेपण से होती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसके साथ साथ खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों की निर्मित होती है। इसे खनिज एवं आंशिक रूप से, ये खनिजों से बनी हुई होती है। खनिजों इसमें पाई जाती है। आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ है। वायुमंडलीय पर्यावरण क्या होता है? वायुमंडलीय पर्यावरण में जितना भी वायु के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर के जितना भी आवरण है उसे वायुमंडलीय कहते हैं, जिसमें वायु पाई जाती है, वायुमंडलीय पर्यावरण में होती है। वायुमंडल का एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल जो है, जो पृथ्वी से, ये आप नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर पृथ्वी में नहीं होता तो शायद ये वायुमंडल नहीं रह पाते। जैसे आपको ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। इसके साथ साथ वायुमंडल का द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की ऊंचाई तक होती है। वायुमंडल का द्रव्यमान का, जितना भी वायुमंडल का द्रव्यमान है उसका 99% भाग सिर्फ पृथ्वी के सतह से 32 मीटर, जो पृथ्वी अगर मान लिया जाए ये सतह है तो इसे 32 मीटर, कितना 32 मीटर की सतह पर, सतह तक रह पाती है। रह पाती है क्या चीज? इसका कुल द्रव्यमान। थोड़ा सा इसको मैं मिटाने का प्रयत्न करता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, वायुमंडल के बारे में
किस तरह से हमारा वायुमंडल जो है जो हम लोग को प्रदान होती है। देखिए कुछ विभिन्न, जैसे कि ये सूर्य हो गया, क्या चीज़ है, ये सूर्य हो गया, हमारा ये पृथ्वी हो गया, क्या है, ये पृथ्वी हो गई। जैसे में कुछ विकिरण पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ ऐसा आता है और यहाँ से वायुमंडल में ही वो रिवर्स कर जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होती है जो पृथ्वी के सतह से होकर के रिफ्लेक्स करती है, और कुछ ऐसा भी होती है जो पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हो जाती है। जैसे गर्म देते हैं, इसमें सीधा एक बात समझ सकते हैं, जो कुछ ऐसा पृथ्वी अगर गर्म होती है, जैसे गर्मी में देखते होंगे किसी आदमी अगर खाली पैर चलते हैं तो उस समय में हमारा पैर जलने लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जब ऊष्मा को अवशोषित करता है तो ऊष्मा के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। क्या चीज़ होती है, ऊष्मा के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो इसीलिए कुछ अवशोषित कर लेते हैं, कुछ रिटर्न कर देते हैं। सौर विकिरण स्वच्छ वायुमंडल से गुजरती है। सौर विकिरण जो होती है जो स्वच्छ वायुमंडल से होकर के ही गुजरती है। इसके साथ साथ कुछ इंफ्रारेड जो विकिरण होती है जो वायुमंडल से होते हुए या गुजरते हुए आती है तथा कुछ अवशोषित हो जाती है तथा ग्रीन हाउस गैस द्वारा सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित कर देते हैं। इससे पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल की ऊष्मा प्रभावित होती है। इसी से पृथ्वी की सतह और ऊष्मा प्रभावित होते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का लेयर हो गया। इसको आप देखिएगा, जैसे पृथ्वी की सतह से विकिरण को अपरिवर्तित या उत्सर्जित होते हुए, जैसे पृथ्वी की सतह से भी उत्सर्जित हो रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से भी उत्सर्जित होते हैं। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा और आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखिएगा तो कुछ विभिन्न तरह मतलब वायुमंडल में विभिन्न तरह की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में क्या चीज़ है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है जो 78% दिया गया है। किसी में 76% भी रहता है, लेकिन 78%, ये 78% नाइट्रोजन होते हैं। गैसें है जिसमें नाइट्रोजन होती है, ये गलत दिया हुआ। ये नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होती है। कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन 21% होती है। आर्गन गैस होती है जो सबसे कम होती है, जो आर्गन गैस 0.9% होती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 0.03% है, लेकिन किसी बुक में, न्यू बुक में मैं देखे थे जो 0.04 दिया हुआ है। तो ये बढ़ता ही है, तो हो सकता है 0.04 होगा। ऑप्शन में एक ही कोई रहेगा। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाई जाती है, हाइड्रोजन हीलियम कितने % पाई जाती है, इसे सभी तरह के आता है। ये 8-10 को जो उसको मैं लास्ट में लिखवा देंगे। तथा हाइड्रोजन हीलियम व ओजोन की अल्प मात्रा या अल्प डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन है। इसे क्या है, मीथेन है। तो एक दफा और देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो पृथ्वी के वायुमंडल में, यहाँ पे लिखिएगा, वायुमंडल में टोटल कितने % गैस से पाई जाती है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो पाई जाती है, जो कितना % नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है जो 78% पाई जाती है। कितना, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है। आर्गन जो है, जो गैस है, 0.9% आर्गन पाई जाती है।
इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पाई जाती है तो 0.3% पाई जाती है। और हाइड्रोजन, हीलियम व ओजोन की अल्प मात्रा में है, मतलब अल्प मतलब होती है छोटी मात्रा में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को ऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, ये सब है जो अल्प मात्रा में पाई जाती है। ये ओजोन में पाई जाती है। ओजोन परत है, जो ओजोन जो है उसको O3 से डिनोट करते हैं, ओजोन को। आगे देखता हूँ वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना क्या चीज है? वायुमंडल की संरचना जो होती है, जो वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, क्या है? लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। वायुमंडल की बहुत सारे संरचना होती है, जिसमें से ही क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल, उसके साथ साथ आयन मंडल भी आती है और बाह्य मंडल भी आती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आयन मंडल और बाह्य मंडल है। इसके बारे में देखता हूँ। क्षोमंडल, सबसे पहले अब देखेंगे जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडलीय पर्यावरण जो होती है, जो एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। जल जो है, जो अकार्बनिक कौन सा पदार्थ है? तो तरल पदार्थ है, अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। कितना प्रतिशत? 71% भाग जो है, जो क्या चीज से घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ जल चक्रीय माध्यम से वातावरण में पहुंच सकता है या पहुंचता है। ये जल जो है, जो किस माध्यम से पहुंचता है? जल जो है, जो चक्रीय माध्यम से। चक्रीय मतलब होती है, सिंपल सी बात है, नाचना। क्या है? नाचना, या ये घूमते हुए, इसका अर्थ यही होती है। जैसे में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए वायुमंडल ये है, एटमोस्फेयर ये है, ये स्थल मतलब लिथोस्फीयर है। क्या है? लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर पड़ती है। ये हमारा देखिएगा जल मंडल है। क्या है? यहाँ पे जल है, जल में बहुत सारे जीव जंतु है, जैसे में मछली वगैरह ये सब है। ये हमारा बादल है। क्या है? ये हमारा बादल है, ये हमारा बादल है, ये हमारा बादल है। और ये जो है, जो हमारा बारिश पड़ता है। तो अब देखिएगा, ये जो बादल है, जो बादल, ये जो हमारा जल मंडल है, जो उष्मा के द्वारा ये अवशोषित होकर ऊपर की ओर जाती है। ऊपर गेला के बाद में ये बादल की निर्माण ले लेती है। बादल जब एक दूसरे से ये बादल टकराते हैं तो यहाँ पे ये बारिश कर देती है। किसी भी चीज़ से ये टकराई तो यहाँ पे ये बारिश कर देती है, जिससे कि पेड़ पौधा जो भी है वो उगती है और रहती है। ठीक ना? और इसके साथ साथ इसके आगे पढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें दिया गया है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस जल से आंशिक रूप से घुली हुई रहती है। जल से जो घुली हुई रहती है, जो क्या चीज रहती है घुली हुई? तो वो रहती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये सब क्या है? आंशिक रूप से, या अन्य गैस जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। क्या है? घुलनशील है। ये क्वेश्चन कहीं पूछ दे तो आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ ऊर्जा संघटन क्या होती है? ऊर्जा संघटन क्या होती है? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमारा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या चीज होती है? सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के तल पर प्राप्त होने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को सूर्य ताप या सौर विकिरण, जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ऐसे सौर विकिरण कहते हैं। जितना भी ऊर्जा हमें मिलती है जो सूर्य से ही मिलती है, जिसे हम सोलर लाइट भी बोलते हैं। सोलर लाइट जो होती है, जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और अपने अंदर में
अपने अंदर में एनर्जी को तैयार करती है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रकाश जो होती है या संगठन होती है, जो एक प्रकाश की तरह होती है, एक तापमान की तरह होती है। प्रकाश और तापमान दोनों की तरह होती है। इसके साथ साथ एक बात और को आप ध्यान रखिएगा, जैविक पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं। जैविक पर्यावरण में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से वनस्पति पर्यावरण क्या है? वनस्पति पर्यावरण जिसे कि फ्लोरल इन्वायरमेंट, तथा जंतु पर्यावरण जिसे कि फॉनल इन्वायरमेंटल। इस जो है इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण होती है, या वनस्पति पर्यावरण जो होती है, जो जिसमें कि पेड़ पौधे के बारे में इसमें जानकारी लेनी है, और जंतु पर्यावरण जो जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में, इसके बारे में पता करनी होती है। तो सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। जितने भी पर्यावरण है, जितना भी जीवधारी है, जो भी जीवधारी है, वो सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह को संगठन करता है, जिसे सोशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ रचना हेतु कार्य करते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य के 3 पक्ष होते हैं, जिसे कि भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक में जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषता, भूमिकाएं तथा कार्य होती है। इसकी बहुत सारे विशेषता होती है और कार्य होती है, ठीक ना। इसमें बहुत सारे कार्य और बहुत सारे भूमिकाएं होती है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होती है? सांस्कृतिक पर्यावरण ये होती है जिसमें कि समुदायों, रूढ़ियों, समूहों, परंपराओं जैसे आदर्शों एवं सामाजिक विरासतों को लेकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होती है, जिसमें हम सिंपल सी कह सकते हैं, जिसमें वातावरण, आदमी को रहना, सहना, बैठना, किस तरह से सूतना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करनी है एक दूसरे से, किस तरह से विचार लेनी है, किस तरह से शिक्षा को प्रदान करनी है, इसी को हम सांस्कृतिक कहते हैं। इसी एक अच्छा ढांचे में हो जाए तो इसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम देते हैं। जिसमें यहाँ पे लिखी हुई है, जो पृथ्वी मनुष्य अपने समूह या समुदायों को रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्श तथा सामाजिक विरासत को लेकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। तो ये सबको सभी को लेकर के हम एक सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में हम तैयार होते हैं। इसके विविध वर्ग है, बहुत सारा वर्ग है, जिसमें से हम 6 गो वर्ग महत्वपूर्ण समझे हैं। अगर आपको कोई और लगता है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। उसमें से हमें हो सकता है तो अगला जो होगी उसमें हम जरूर बताने की प्रयत्न करूँगा। एक में दिए गए हैं जो सामाजिक पर्यावरण, दूसरा में है आर्थिक पर्यावरण, तीसरा में है जो प्रौद्योगिकी पर्यावरण, उसके साथ साथ चौथा है जो राजनीतिक पर्यावरण है, उसके बाद में राजनीतिक पर्यावरण है, ये एक ही टाइप हो चुका है, राजनीतिक पर्यावरण है। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है। क्या है? मनोवैज्ञानिक, जिसे कि मानसिक रूप से किस तरह से बात करना है, किस तरह से रहनी है। आर्थिक मतलब किस तरह से व्यापार करनी है, हम कह सकते हैं उद्योगों में काम आने वाली बातें होती है, बहुत सारे इसको हम पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मैं 6 पर्यावरण लिए हैं, इसमें सब चीज दिया गया है। आगे इसमें चलता हूं। पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं, पर्यावरण की होना कैसे जरूरी है, इस सभी बातों को मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अन्योन्या मिश्रित हम कह सकते हैं, जो मानव एवं पर्यावरण परस्पर अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर हम कह सकते हैं जो पूरा पर्यावरण या मानव जीवित है या आश्रित है। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, हम भी किसी पर आश्रित है तो वो भी किसी और पे आश्रित है। जैसे शेर जो है, जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, शेर जो है जो बकरी पर अगर आश्रित है तो बकरी भी है जो पेड़ पर
पेड़ पर आश्रित है, पेड़ भी है जो प्रकाश पे आश्रित है। मतलब ऐसा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर पूरा मतलब पर्यावरण जीवित है और रहते हैं। इसके साथ साथ सीमित क्षमता पौधे निश्चित मात्रा में सूर्य किरणें ग्रहण करते हैं और एक निश्चित सीमा तक ही ऑक्सीजन प्रदान कर पाते हैं या उत्पन्न कर पाते हैं। इसके साथ साथ जटिल संबंध पर्यावरण में जीवन तथा एवं तत्वों की अन्योन्या मिश्रितता एवं उसकी समिति क्षमता के कारण यह जटिल हो जाती है, यह जटिल है, एक दूसरे के होने के कारण ही एक दूसरे पर ये जटिल है। पर्यावरण अध्ययन की विशेष या विषय क्षेत्र क्या क्या चीज है? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जीव मंडल के संगठन जिसे कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर कह सकते हैं। पर्यावरण प्रकोप क्या है? इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, ये सब है जो एक दूसरे पर प्रकोप है, जो इसके बारे में देखना है। पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण, पर्यावरण जो है जो किस तरह से प्रदूषित होते हैं इसके बारे में बात की गई है। इसके साथ साथ पर्यावरण प्रबंधन क्या क्या चीज़ है, मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में बात की गई है। मानव पर्यावरण संबंध, मेन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, ये कैसा है रिलेशनशिप? प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न 4 चरणों में विभक्त किया गया है। जो मानव जो किस तरह से पर्यावरण को एक दूसरे से विभाजित की है और एक दूसरे से बनाई गई है, उसी के कारण 4 भागों में बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। वो चारों भाग कौन कौन सी है इसके बारे में देखेंगे। चारों भागों को मैं एक अच्छी तरह से देखने के प्रयत्न करूंगा। एक में लिखेंगे आखेट, आखेट एवं भोजन संग्रह काल, जिसे कि पीरियड ऑफ ह्यूमिडिटी एंड फूड गैदरिंग, ये हाइलाइटर एक सेकेंड, गैदरिंग, किस तरह से हमारा पर्यावरण में बदलाव आई है, अब पूरी तरीका से बदलाव आई है। अब तक उसको हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसमें एक अखेटक थे, जिस समय में मानव एक ठमा से दूसरे ठमा जाकर के रहते थे, खाते थे जानवरों को। इसके बारे में उस समय से अब तक कितना चेंज हुआ है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं। इसमें से आती है यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल है, आदि मानव से संबंधित है। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक विभिन्न भाग तथा घटक था। किस सारा जीव जंतु को खाना पीना एक दूसरे पर आश्रित थे, और अभी भी तो आश्रित थे लेकिन जानते नहीं थे उस समय तक। इसके बाद में है दूसरी है जो पशुपालन एवं पशुचरण संग्रह काल। इसमें पशुओं पालन के बारे में बात की गई है, जिसमें पशुपालन एवं पशुचारण, पशुपालन ने आदि मानव के सामूहिक जीवन को जन्म दिया है। पशु ही पालन है जो एक दूसरे को जन्म दिए हैं, जिसमें से सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है, जिसमें से आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके, उसके साथ साथ दूसरा में आखेटक द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम करके, इसके साथ साथ तीसरी में प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ा करके की गई है। इसके साथ साथ चौथा नंबर में दी गई है जो आपने तथा आपने पालतू पशुओं को आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर कितना बड़ा गलती किया है और किस तरह से अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पंचमा में है पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बना करके। छठा में है जो जंगलों को जलाने के स्थान विशेष के पारिस्थितिकी पर्यावरण को बदलकर, और 7वें नंबर में है एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ जंतुओं को। तो ऐसी ये सब शब्द हैं जो आपको हमको पर्यावरण की किस तरह से
एक दूसरे पर आश्रित रखी है और किस तरह से बदलती है, हमें पर्यावरण को ये सब किस तरह से बदलती है। तीसरा नंबर में है जो पौधे पालन और कृषि काल। पौधे पालन और कृषि काल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के कारण मानव जो है जो अपना जीवन को संग्रह यानी कि एक ठामा रख पाए थे। अगर हम कह सकते हैं जो कृषि काल अगर नहीं आती और पौधों को अगर रोपण नहीं होती तो मानव शायद एक जगह से दूसरी जगह ही जाते। जैसे में आपने पढ़े होंगे जो हड़प्पा सभ्यता से पहले अगर पढ़े होंगे औद्योगिक का प्रौद्योगिक काल अगर पढ़े होंगे तो उसमें मानव जो है जो एक ठमा से दूसरे ठमा जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि मान लिया जाए अभी हम रावी नदी पर हैं और रावी नदी पे अभी हम हैं और एक समय ऐसा आएगा जो अगर रावी नदी के पानी खत्म हो चुका है, क्या है, खत्म हो चुका है गर्मी के महीने में, तो फिर आदमी को एक ठमा से तो दूसरे ठमा जाना ही पड़ेगा ना। अभी मान लिया जो पानी खत्म होती है, गंगा के पानी अगर बिहार में बहुत ठमा है जो सूख जाते हैं गर्मियों के समय में, तो अगर वहाँ पे सूखते हैं तो वहाँ पे चापाकल है, वहाँ से पानी निकाला जा सकता है धरती के अंदर से खन करके। तो अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, लेकिन उस समय में तो इतना नहीं था टेक्नोलॉजी। तो उस समय में इतना नहीं रहने के कारण एक और कारण ये है जो आदमी एक ठमा से दूसरे ठमा जाते थे, तो जाना भी जरूरी था। इसके बारे में जरा मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। यह शुरुआत झूम खेती से होती है। भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों प्रांतों में आज भी झूम की खेती की जाती है। दक्षिण एवं पूर्वी एशियाओं में कई देशों में पहाड़ों क्षेत्रों में आज भी यहाँ कृषि के रूप प्रचलन है। ये झूम खेती भी करते थे उस समय के मानव। इसके साथ साथ कालांतर में मानव ने नई नीति लाई जिसे कि हम प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया था। इसके साथ साथ मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो इसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो ये सब पर्यावरण का ही देन है। इसके साथ साथ है इसके अंतर्गत उसने अपने रहने के लिए भवनों, गांवों, कस्बों, नगरों आदि का निर्माण किया और सामाजिक स्थलों तथा विद्यालयों का निर्माण एवं विकास किया, जिससे कि पूजा घरों का निर्माण किया, यातायात के लिए सड़कों, पुल, रेल आदि बनाई, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। सिंचाई के लिए क्या चीज? नहर का निर्माण किया था। नहर का निर्माण कर रहा था जो किस तरह से हमें सिंचाई करनी है और किस तरह से रहनी है अपना जीवन में। एक और है जो लास्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण या औद्योगिक काल, जिसमें अभी तक की मानव है इस पे ही चल रही है, जिसमें कि आधुनिक प्रौद्योगिकी में हम बात कर सकते हैं जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण संबंधों को अत्यंत जटिल बना रहा है। अत्यंत ये क्या है जो जटिल बना रही है। इसके साथ साथ विकसित प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को आर्थिक मानव में बदल दिया है। आर्थिक मानव मतलब सामाजिक रूप से ये एक आर्थिक रूप ले चुकी है हमारे पर्यावरण में। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नॉर्थ टेनेसी नदी को कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नॉर्थ टेनेसी नदी को कही जाती है, जो ये एक परिवर्तन लेकर के आई थी। इसी के साथ साथ दामोदर नदी परियोजना टेनेसी नदी या नदी परियोजना की अनुकूल या अनुकृति में है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाला येलो नदी, जिसे कि हम चीन एवं गंगा दो नदियां हैं। तो ये सब एक प्रदूषित नदियां के रूप में ये सब आती है। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव कैसा रहा? पर्यावरण पर मानव का प्रभाव कैसा रहा? प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव या मनुष्यों के अभावों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था। ये दो प्रमुख वर्ग था, जिसमें से प्रत्यक्ष
डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है जो धरती पर या पृथ्वी पर या मानव पे। दो क्या क्या चीज़ थे मेरे भाई? तो यह सुनियोजित एवं संकलित होते हैं क्योंकि इसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण की परिवर्तित था। इसके साथ साथ रूपांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यकलाप या कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों को अनुकूल तथा प्रतिकूल से मनुष्य अवगत रहता है। अभी भी मनुष्य जो है जो इससे अवगत रहते हैं। किस तरह से? डायरेक्ट है। जैसे में हम कह सकते हैं जो चिमनी, हम यहाँ पे लिखने के प्रयत्न करता हूँ, चिमनी CO2 गैस, CO2 गैस निकलती है, लेकिन बहुत मात्रा में CO2 गैस निकल पाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस आदमी को सुनते ही माइंड में लगता होगा ये सबसे खराब गैस है, लेकिन बिल्कुल ये खराब गैस नहीं है। CO2 गैस है जो हमारा पर्यावरण को संतुलन करने में इसी का योगदान होती है मेरे भाई। बहुत सारे लोगों को आज ही पता चला होगा जो CO2 गैस जो होती है जिसमें मानव को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं वो आप थोड़ा समझिएगा। वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हमारा पौधा हो गया, ये हमारा पौधा हो गया। पौधा कौन सा गैस लेती है? मतलब श्वसन जो पौधा करता है जो CO2 गैस से। अगर वायुमंडल में CO2 गैस नहीं है तो कहाँ से ये हो पाएगा? श्वसन इसको होगा? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वायुमंडल में CO2 गैस नहीं है। अगर वायुमंडल में CO2 गैस रहती है तो इससे मानव को क्या हो पाएगा? पौधे को शोषण होगा, तो रिटर्न में हमें क्या देती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है तो ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है, कार्बन को अवशोषित करके ऑक्सीजन को वो छोड़ देती है। कौन? तो वो प्लांट या पौधा लिख सकते हैं। प्लांट क्या करता है? कार्बन को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ देता है। उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारा जीवन संभव हो पाती है। तो इसको रहना जरूरी है। लेकिन वायुमंडल में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जिससे कि हर एक पौधा पर जुट जाता है। हर एक पौधा के पत्तों पर ये जुट जाती है। अगर ज़्यादा परत जम जाने की वजह से इसको श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। क्या चीज़? श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। इसी कारण से कितना सारे पौधा है जी, मतलब यंगेस्ट एज में वो हम कह सकते हैं सूख जाते हैं। क्या होते हैं? सूख जाते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास से हेतु भौतिक पर्यावरण में यह परिवर्तन प्रमुख है, जिसमें कि भूमि उपयोग में परिवर्तन की गई है। इसके साथ साथ निर्माण तथा उत्खनन कार्य किया गया है, मौसम रूपांतरण कार्यक्रम किया गया है, नाभिकीय कार्यक्रम किया गया है, नाभिकीय कार्यक्रम की गई है। तो इसे सभी है जो पर्यावरण के लिए ये संतुलित है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या चीज है? प्राकृतिक पर्यावरण में इस तरह के मानव जनित परिवर्तन प्रभाव अल्पकाल में ही परिलक्षित होते हैं। ये प्रभाव परिवर्तनीय होते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य के लिए ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रमों के अनुसार करना तथा उन पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में इन प्रक्रमों के नियंत्रण हेतु स्थानीय मार्ग तथा व्यवस्था नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव क्या पड़ता है हमारा पर्यावरण पर? मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव न तो पहले से सोचे गए थे और न ही नियोजित किया गया था। अभी भी इसको नियोजित नहीं की गई है। अप्रत्यक्ष प्रभावों के कुछ प्रकार हैं, जिसमें से कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कीटनाशक, रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग के माध्यम से जहरीले तत्वों के पारिस्थितिकी तंत्र में विमोचन
द्वारा आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ में हम कह सकते हैं इस संदर्भ में DDA से सबसे अधिक जहरीले तत्व होते हैं, जिसमें से औद्योगिक स्थलों से निकले अवशिष्ट पदार्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट से स्थित जल जिसे झील, तालाब, जल भंडार आदि नदियाँ के जल एवं सागरीय जल में विमोचन के कारण जल दूषित हो जाते हैं। क्या होती है? जल जो है जो दूषित हो जाती है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या है? इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल में मान लिया जो बहुत सारे गंदे पानी जम चुका है, तो इसको अगर बहाने के लिए तो एक नाला बना दिया जाता है। एक नाला बना दिया जाता है जो इस नाले के माध्यम से कहाँ? गंगा की मैदानों में गिरती है। कहाँ पे? गंगा के मैदानों में, तालाब में, झील में, इसे सभी चीज जो है जो ये सब में गिरते हैं। तो ये सब क्या है? ये कचरा है जो मानव के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। इसको हम एक सेकेंड में अगर कहें तो इसी जल के कारण गंगा की पानी इतना अशुद्ध है अभी तक। प्रति वर्ष मनुष्य द्वारा 2000 रसायनों का पर्यावरण में विलोचन या विमोचन किया जाता है। इसी से प्रदूषण कर्ता तत्वों में प्रमुख है, जिसमें से क्लोरीन गैस, सल्फेट, उसके बाद में बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फेट आदि आयन जो है जो इसी से प्रभावित होते हैं और इसी के कारण हमारे जीवन पर भी गलत प्रभाव पड़ पाते हैं। आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। एक ये मौसम से मैं कल पढ़ाऊंगा, मनुष्य मौसमी दशाओं को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। किस तरह से प्रभावित करती है इसके बारे में मैं कल का अगला वीडियो रहेगा। आज के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ये जितना भी अभी मैं पढ़ाए हैं उसको आप रिवाइज करते चलिए और जितना हो सके मैं इस पे वीडियो अभी रेगुलर डालूंगा। आपको एक बार फिर से बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।